आज है 8 अक्टूबर 2025 और आज के और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज हम उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है जो कि है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इसकी थीम रही थी ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स का ये 93rd एनिवर्सरी रहा था। ये नंबर इम्पॉर्टेंट बनेगा। ये 93rd एनिवर्सरी इस साल रही थी। एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह। अक्टूबर में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दिन को भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफ़ी। वहीं 2 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। वहीं 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, वर्ल्ड हैबिटाट डे। अच्छा, ये वर्ल्ड हैबिटाट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो फर्स्ट मंडे पड़ा था अक्टूबर महीने का वो 6 तारीख को पड़ा था, इसलिए 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटाट डे मनाया गया था। ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वहीं 7 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड कॉटन डे। आज का पहला सवाल, भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर 10वां नेट पॉलरेक्स एक्स यानी 10th और 27वां NOSDCP आयोजित किया। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 10वां नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, यानी ये नेट पॉलरेक्स एक्स का ये पूरा नाम है, नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। इसके साथ ही 27वां नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान यानी NOSDCP और उसकी तैयारी को लेकर के, और ये एक्सरसाइज रही थी तमिलनाडु के चेन्नई में। यह इतने बड़े स्तर की एक्सरसाइज जो है ये बाईएनियल है, यानी कि हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। ये इंडिया का जो कमिटमेंट है कि सेफ गार्ड करेंगे अपने मरीन एनवायरनमेंट को और स्ट्रेंथन करेंगे इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, यानी कि जिसमें 2 या मोर देन 2 एजेंसीज जो हैं एक साथ कोलैबोरेट करके काम करती हैं। इंटर एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है उसको मजबूत करेंगे। ये इस एक्सरसाइज में देखने को मिला था। डायरेक्टर जनरल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के, और वही चेयरपर्सन है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान के, और उनका नाम है परमेश शिवमनी। सवाल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,400 फीट की ऊंचाई पर बना करके। तो ये रिकॉर्ड किस राज्य में स्थापित किया है BRO ने? तो ये किया है लद्दाख में। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है BRO के लिए। प्रोजेक्ट हिमांक, एक ये भी पूछा जा सकता है कि इस किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत इसको बनाया गया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको बनाया गया है। उसने अपना ही जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका जो पहले रिकॉर्ड दर्ज था उसको तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। वर्ल्ड का, इंडिया ही नहीं, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और ये किस पास पे बना है? तो मिगला पास, और इसकी ऊंचाई है 19,400 फीट समुद्र तल से, और इसको बनाया गया है लद्दाख में। और इससे पहले जो BRO के नाम रिकॉर्ड था वो उमिंगला दर्रे पे जो इन्होंने रोड बनाई थी 19,024 फीट की ऊंचाई पर, वो था। और नया वाला रिकॉर्ड जो है BRO ने ये इस्टेब्लिश किया है। ये जो पहला वाला था 2021 में था, और अभी ये जो बनाया है ये 2025 में।
और इसको लीड किया था ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव ने। बीआरओ की टीम ने वहाँ पे नेशनल ध्वज भी और अपना बीआरओ का ध्वज भी फहराया था। और ये जो नया रिकॉर्ड है ये पार्ट है लिखारू मिगला फुकचे अलाइनमेंट का, और ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये तीसरा महत्वपूर्ण पास है फूचे विलेज पे, और ये जो गांव है बॉर्डर के काफ़ी पास में है। और यह इससे जो है बूस्ट होगा टूरिज़्म लद्दाख में, और ये काफ़ी अच्छा व्यू भी वहाँ से दिखाई देता है इंडस वैली का। ये जो अचीवमेंट है बीआरओ का ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग एक्सीलेंस बीआरओ के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पे है। टेरेन और जो एक्सट्रीम जो इस तरह की ऊंचाई वाली जगह हैं वहाँ पर इस तरह के मोटरेबल रोड को बनाना। अगला सवाल, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया है आफ्टर लेस देन अ मंथ, यानी 1 महीने से भी कम समय में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सेबेस्टियन लोकार्नो। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन कर दिया है। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है मंत्रिमंडल के गठन के कुछ ही घंटे बाद, और इसके वजह से फ्रांस एक बार फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में चला गया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, करेंसी चलती है यूरो और राजधानी है पेरिस। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है सरदार @150 यूनिटी मार्च। इसको कहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया के पास 2 मंत्रालय है, यूथ अफेयर मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री। उन्होंने लॉन्च किया है सरदार @150 यूनिटी मार्च नई दिल्ली में। 150वीं एनिवर्सरी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये जो यूनिटी मार्च है ये न केवल सेलिब्रेशन है बल्कि एक नेशनल मूवमेंट भी है यूथ को इंगेज करने के लिए नेशन बिल्डिंग में। और जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का विज़न है इसको और ज़्यादा एडवांस और स्ट्रेंथन करने के लिए पहला फेज़ जो है इस कैंपेन का ऑर्गेनाइज किया जाएगा हर ज़िले में 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक। अगला सवाल, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC का। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये एडिशन कौन सा रहा है इस साल का? तो 2025 में ये जो है 9th एडिशन रहा है। ये इम्पॉर्टेंट बनेगा, इसको ज़रूर याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 9th एडिशन ऑफ IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 का, और दिल्ली में, न्यू दिल्ली में भी। कहाँ पे? तो यशोभूमि में, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। और इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें जो है 2 विभागों ने मिलकर के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इसकी जो थीम रही थी वो रही थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, इसको ज़रूर याद रखना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया की सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट है। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 1.5 लाख विजिटर्स 150 से ज़्यादा देशों से और लगभग 400 कंपनीज़ ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो इसी से इस इवेंट की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगला सवाल, TEC ने साइन किया है MOU IIIT नया रायपुर के साथ एडवांस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ को एंड स्टैंडर्ड्स को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर यानी TEC का, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर यानी TEC ने
इसका जो टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है एक MOU, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT नया रायपुर। यानी कि बेसिकली ये जो TEC का DOT OM है, ये एक सरकारी विभाग है, इसने MOU किया है IIIT नया रायपुर के साथ। जॉइंटली परस्यू करेंगे रिसर्च, इनोवेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन को और नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को। ये जो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है ये कंबाइन करेगी TEC का जो नेशनल लीडरशिप है टेलीकॉम फील्ड के अंदर, और उसको IIIT नया रायपुर का जो एकेडमिक और रिसर्च एक्सीलेंस है उसके साथ, यानी कि ज्वाइंट रूप से दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर के काम करेंगे और एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क के अंदर। और जो महत्वपूर्ण एरियाज रहे हैं कोलैबोरेशन के वो रहे हैं ओपन रैन एंड नेटवर्क डिसएग्रीगेशन, कॉग्निटिव रेडियो एंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग, 5G 6G IoT फ्रेमवर्क यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्रेमवर्क, स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रीब्यूशन, इंडो पैसिफिक टेस्ट फ्रेमवर्क। ये जो है ये जो महत्वपूर्ण की एरियाज़ हैं इस फील्ड में बेसिकली MOU को साइन किया गया है। अगला सवाल, UPI। अब UPI पेमेंट जो है वो फिंगरप्रिंट और फेशियल ऑथेंटिकेशन के द्वारा भी संभव हो सकेगा। UPI को किस साल लॉन्च किया गया था? तो UPI को NPCI ने लॉन्च किया था 2016 में। सरकार जो है वो लॉन्च कर रही है फिंगरप्रिंट और फेशियल अप्रूवल UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन के लिए। ये सिंप्लीफाई करेगा डिजिटल पेमेंट को और स्ट्रेंथन करेगा जो वेरिफिकेशन है उसको। इनिशियली इस तरह के ट्रांजैक्शन के ऊपर एक कैप रहेगा यानी एक लिमिट रहेगी, 5000 तक के ही ट्रांजैक्शन फेशियल और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन के थ्रू हो सकेंगे। आगे फ्यूचर में इस लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है, पर हाल फिलहाल में अभी इसकी लिमिट 5000 ही रखी गई है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी का नाम है M नागराजू। UPI प्लेटफॉर्म है, इसने प्रोसेस किया था 19.63 बिलियन ट्रांजैक्शन। ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात हो रही है सितंबर 2025 में, और इसकी जो वैल्यू रही थी वो रही थी 24.9 ट्रिलियन। और ये डाटा जारी करता है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन था वो 1.9% लोअर रहा है मंथ ऑन मंथ, यानी कि ये अगस्त को सितंबर से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगस्त से सितंबर में ये 1.9% कम रहा था और 31% ज़्यादा रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि ये सितंबर 24 को सितंबर 25 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 31% ज़्यादा रहा है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें यानी अगस्त से सितंबर में, तो ये 1.9% कम रहा है। ये जो वैल्यू है UPI ट्रांजैक्शन की 24.85 ट्रिलियन रही थी अगस्त में, 21% हायर रहा था पिछले साल अगस्त के मुकाबले। अगला सवाल, UPI ने लॉन्च किया है, UPI लॉन्च हो चुका है पेपाल वर्ल्ड पे। CEO कौन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का? तो NPCI के CEO का नाम है दिलीप असबे। जो इंडिया का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पे बात हो रही है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, ये पहला है जो लॉन्च हो गया है पेपाल वर्ल्ड पे। पेपाल वर्ल्ड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये जो है कनेक्ट करेगा पेमेंट सिस्टम को और डिजिटल वॉलेट को अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पेपाल ने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन, जिससे कि इंटीग्रेट किया जाएगा UPI को पेपाल वर्ल्ड के ऊपर। यानी कि पेपाल वर्ल्ड के अंदर अब UPI से भी पेमेंट करने का फीचर आ चुका है। पेपाल के CEO का नाम है एलेक्स ग्रेस और NPCI के MD एंड CEO हैं दिलीप एसबे।
और यूपीआई को एनपीसीआई ने लॉन्च कब किया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है पेपाल के लिए विद द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय बेस। और इसके जो सीईओ हैं पेपाल वर्ल्ड के एलेक्स क्रेस ने बोला है कि यूपीआई के साथ भारत में कॉम्पीट करने से अच्छा है कि हम दोनों जॉइंटली रूप से मिलकर के काम करें। अगला सवाल, आफ्टर मी केओस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है एमजे अकबर के द्वारा। फॉर्मर जर्नलिस्ट वेटरन जर्नलिस्ट और फॉर्मर केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने अपनी ये इनकी किस नंबर की पुस्तक है? तो ये 12वें नंबर की बुक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट बनता है, 12वीं पुस्तक है आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। इसका इनॉग्रेशन किया है। इनकी ये किताब ज्योतिष पर पारंपरिक ऐतिहासिक आख्यानों को चुनौती देती है, तर्क देती है कि मुगल सम्राटों का इस विषय में गहरा विश्वास केवल एक ऐसे ही गौड़ रुचि नहीं थी बल्कि शासन कला का एक इम्पॉर्टेंट पहलू था। अकबर की यह किताब अकबरनामा और तुजुक ए जहांगीरी जैसे जो मेन सोर्स हैं वहाँ से इसके फैक्ट्स को लिया गया है। अगला सवाल, 20वें नंबर का फिक्की हायर एजुकेशन समिट 2025 वाला किस जगह पे आयोजित किया गया था? तो इसे आयोजित किया गया था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। एडिशन कौन सा था? तो एडिशन था 20। एडिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। अगला सवाल, किसने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम गिफ्ट सिटी गुजरात में? तो इसे लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो कि मुंबई में रहा था उस दौरान। यह सिस्टम है, यह इनेबल करेगा रियल टाइम सेटलमेंट को और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को विद इन गिफ्ट आईएफएससी। और यह सिस्टम इम्प्रूव करेगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट को, ऑपरेशनल रेजिलियंस को और इंश्योर करेगा कंप्लायंस अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। अगला सवाल, फ़ोन पे ने अनवील किया है नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट स्पीकर इंटीग्रेटेड कार्ड के साथ, यानी कि इंटीग्रेटेड कार्ड भी उसमें लगा रहेगा। फ़ोन पे का मार्केट शेयर कितना है? तो फ़ोन पे का मार्केट शेयर 45 से 48% तक अभी हाल फिलहाल में है, यानी कि आधा मार्केट शेयर अकेले फ़ोन पे ने कब्जा कर रखा है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। थैंक यू।